Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 15 of linear algebra, matrix factorizations. आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स फैक्टराइजेशंस होता क्या है, फैक्टर से मुराद क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 15, तो 3, 5 ये बेसिकली इसके फैक्टर्स होते हैं। तो हमने मैट्रिक्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को दो या उससे ज़्यादा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। यूजेस इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सेवरल कंप्यूटर प्रोग्राम्स में यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इसको बोलते हैं एल यू फैक्टराइजेशन और एल यू डीकम्पोजिशन। क्या होता है? एल यू फैक्टराइजेशन इज अ मैट्रिक्स डीकम्पोजिशन which writes a matrix the product of a lower triangular matrix। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं एक हम, एंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एल यू। ठीक है, दिस डीकम्पोजिशन इज यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। ये किस लिए हम कर रहे होते हैं? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये डीकम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। दो काम इसके मेन है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है एम मल्टीप्लाई बाय एन ऑर्डर का, उसको हम रो रिड्यूस कर सकते हैं एचेलॉन फॉर्म के अंदर विदाउट रो इंटरचेंजेस, रो इंटरचेंज किए बगैर। देन द ए कैन बी रिटर्न इन फॉर्म a l u where l is an m multiplied by lower in triangular matrix with ones on the diagonal and u is m multiplied by an echelon form of a. For instance, such a factorization is called LU factorization of A. The matrix L is invertible and is called unit lower triangular matrix. काफ़ी लंबी बात हो गई। उर्दू में बोलें तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको हम दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को एचेलॉन फॉर्म में लेके जाते हैं, ठीक है, रो ऑपरेशंस करके। लेकिन रो इंटरचेंज नहीं करते, उसकी आपस में रो को इंटरचेंज नहीं करते, बाकी दो ऑपरेशन रो के जो है वो कर सकते हैं। तो जब हम इसको लेके जाते हैं इस चीज़ के अंदर, तो साथ साथ हम क्या कर रहे होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं एल। एल के अंदर क्या होता है, डायगोनल में वन होता है, ऊपर ज़ीरो होते हैं, और नीचे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं। लोअर ट्रायंगुलर में कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस वजह से होता है। और हमारे पास जो यू होता है वो होता है एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए। इसको फर्दर एग्जांपल्स से हम समझेंगे। अभी रिमार्क्स में कह रहे हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन द ऑर्डर ऑफ बोथ एल एंड यू विल बी एम। जो हमारे पास अगर ए का ऑर्डर है एम मल्टीप्लाई बाय एन, तो हमारे पास जो एल होता है ना, उसका ऑर्डर होता है स्क्वायर एम मल्टीप्लाई बाय एन। लेकिन ए अगर स्क्वायर है तो एल का भी ऑर्डर स्क्वायर ही होगा और यू का भी स्क्वायर ही होगा। इन जनरल नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज एन एल यू डिकम्पोजिशन, तमाम ए के एल यू डिकम्पोजिशन नहीं होती। नॉर इज एन एल यू डिकम्पोजिशन यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, और यूनिक भी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 7, अब 7 के मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, तो मुझे क्या मिलेंगे, 1 मिलेगा या 7 मिलेगा, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर मेरे पास नॉर्मल एक नंबर है 24, 24 के मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, तो मेरे पास बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें 8 और 3 है, ये इसके फैक्टर्स हैं। या मेरे पास बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये यूनिक नहीं है, डिफरेंट फैक्टर्स बन रहे हैं एक ही नंबर के। यही चीज़ मैट्रिक्स में होती है, मैट्रिक्स के भी डिफरेंट फैक्टर्स बन रहे होते हैं, वो यूनिक नहीं होते। या हो सकता है कि बन ही ना रहे हो, एलयू डिकम्पोजिशन हो ही ना रही हो। अब एक थ्योरम है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू रो एचेलॉन फॉर्म विद नो रो इंटरचेंजेस, देन ए हैज एन एलयू डिकम्पोजिशन। अगर मैट्रिक्स है आप उसको एचेलॉन फॉर्म में ले जाते हो, तो इसका मतलब आप एल यू डिकम्पोजिशन कर चुके हो, उसकी हो सकती है। ठीक है, द computational efficiency of the LU factorization depends on knowing the L and U। इसको हम एंड में देखेंगे, चैप्टर के एंड में, कि computational efficiency क्या होती है। The next algorithm shows the row reduction of A to an echelon form U amounts to an LU factorization because it produces L with essentially no extra work। अब हम U तो जनरेट कर रहे हैं जो कि एचेलॉन फॉर्म है A की, लेकिन हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, L हमारे साथ एक्स्ट्रा फ्री में प्रोड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एल्गोरिदम है, इसको समझते हैं कि एक ए है, कैन बी रिड्यूस टू एन एचेलॉन फॉर्म यू विदाउट रो इंटरचेंजेस, उसको रो इंटरचेंजेस नहीं करनी, देन सिंस रो स्केलिंग इज नॉट एसेंशियल, ए कैन बी रिड्यूस टू यू विद ओनली रो रिप्लेसमेंट्स। रो को स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिड्यूस करना है सिर्फ विद रो रिप्लेसमेंट्स। क्या मुराद है इसका, कि हम एक रो का मल्टीपल दूसरी रो में ऐड करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमने हमेशा रो को किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, उसकी हमेशा स्केलिंग ही करनी है। हम ज़्यादातर यही कर रहे होंगे कि
एक रो को दूसरी रो में उसका मल्टीपल ऐड कर रहे होंगे। इन दिस केस देयर एग्जिस्ट लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्री मैट्रिसेस। फिर जब हम ऐसा काम कर रहे होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्री मैट्रिसेस होंगे E1 से लेके EP तक, सच दैट EP से E1 अगर हम A से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास U आ जाता है। ठीक है, यानी हम रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, और वही रो ऑपरेशंस हम ए पे परफॉर्म करें तो हमारे पास यू आ जाता है। ये वो ऑपरेशंस हैं जिनके हम एचेलॉन फॉर्म जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ए, अगर इसको मूव करें उस तरफ तो ए बन जाएगा ए इज इक्वल टू ई पी सी ई वन का इन्वर्स इंटू यू। तो ये जो ई पी से लेके ई वन तक सारे ऑपरेशंस हैं इनको हम एल कहते हैं। बेसिकली ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, ये जो इनका इन्वर्स होता है इसको हम बोलते हैं एल। ठीक है, हो गया। तो ये हम शो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट और इन्वर्स होता है यूनिलोर मैट्रिक्स का और ऑल्सो यूनिलोर ट्रायंगुलर। जो एल का जो इन्वर्स होगा या प्रोडक्ट होगा वो भी यूनिलोर ट्रायंगुलर होगा। तो एल जो है वो भी एक यूनिट लोअर ट्रायंगुलर है। नोट दैट द रो ऑपरेशंस इन वन विच रिड्यूसिंग ए टू यू, जो ये हमने रो ऑपरेशन किया एलिमेंट्री मैट्रिसेस का, ये ऑल्सो रिड्यूस द एल इनटू टू आई। अगर हम ये एल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें तो एल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ई पी से लेके ई वन तक अगर हम ये सारे ऑपरेशन एल पे परफॉर्म करें तो हमारे पास एल की तो वैल्यू इसके इन्वर्स के बराबर है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करें अगर इसके साथ तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब यही ऑपरेशन अगर हम एल पे परफॉर्म करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। दिस ऑपरेशन इज द की टू कंस्ट्रक्टिंग एल। ये ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही ऑपरेशन हम परफॉर्म करते जाएं ए के ऊपर और इनका इन्वर्स जो है वो हम परफॉर्म करते जाएं दूसरी साइड के ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, तो हमारे पास एल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम एग्जांपल से सारी चीज़ें समझेंगे, फिक्र नहीं करें। अब प्रोसीजर है एलयू डिकम्पोजिशन का कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिड्यूस मैट्रिक्स ए इनटू रो एचेलॉन फॉर्म यू विदाउट यूजिंग रो इंटरचेंजेस। ठीक है, रो इंटरचेंजेस बाद बार बता रहे हैं, यूज़ नहीं करनी, लेकिन एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है। कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीप्लायर यूज टू इंट्रोड्यूस द लीडिंग वन। ट्रैक रखना है मल्टीप्लायर्स का जो इस्तेमाल हुए लीडिंग्स वन जनरेट करने के अंदर, एंड मल्टीप्लायर यूज टू इंट्रोड्यूस जीरोस बिलो द लीडिंग वंस। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है ना, इसके यहाँ में मैंने वन लेके आना है तो मैं क्या करूँ, सिक्स से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ वन आ जाएगा। अब मैंने ये याद रखना है। ठीक है, इसका इन्वर्स ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा कि रो वन को -9 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने याद रखना है कि इसको -9 से मल्टीप्लाई करना है और इसका रिवर्स ऑपरेशन मैंने दूसरी साइड पे अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली स्टेप वन में कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इन सच पोजिशन अलोंग मेन डायगोनल ऑफ एल। अब यू में तो आप ये ए में तो आप ये काम कर रहे हैं यू बनाने के लिए, लेकिन इन ईच पोजीशन along the main diagonal of L, मेन डायगोनल के साथ जो जो पोजीशन है, प्लेस द रेसिप्रोकल ऑफ द मल्टीप्लायर दैट इंट्रोड्यूस द रिड्यूस लीडिंग वन इन दैट पोजीशन इन U। जैसे अब ये पोजीशन है मेरे पास डायगोनल की, इसको मैंने 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन एल के अंदर मैंने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल रखना है। 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6। तो एल के अंदर मैंने 6 रखना है, यानी बेसिकली जो वैल्यू मैं यहाँ से डायगोनल से हटा रहा हूँ ना वही मैंने यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है मैंने स्टेप 3 में, इन ईच पोजीशन बिलो द मेन डायगोनल ऑफ एल, इसके नीचे जो भी पोजीशंस हैं जिन पे मैंने अभी जीरो बनाना है, प्लेस द नेगेटिव ऑफ द मल्टीप्लायर यूज टू इंट्रोड्यूस द जीरो इन दैट पोजीशन इन यू। जैसे यहाँ में मैं -9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 9 ऐड कर देना है, -9 ऐड नहीं करना बल्कि नेगेटिव ऑफ द मल्टीप्लायर करना है, इनवर्स काम करना है सारा। फॉर्म द डीकम्पोजिशन ए इज इक्वल टू एल यू। अब ये जो चीज़ बनेगी ये यू बन जाएगी, ये चीज़ बनेगी ये एल बन जाएगी, इसी तरह सारे स्टेप्स कर करके। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है a इज इक्वल टू 6 -2 0 9 -1 1 3 7 5। अब नॉन जीरो रो तो हमारी ऊपर ही है ऑलरेडी। अब क्या करें, इसको पहले वाले को वन बनाए, इसको क्या करते हैं, पहले को ना 1/6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/6 से जब इसको डिवाइड किया ना, अब बाकी तो हमारा जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना वो ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर सारी चीज़ जीरो रहेंगी, यहाँ पे 1 1 1 रहेगा और यहाँ पे स्टार लगा देंगे फिलहाल। ठीक है, अच्छा, अब 1/6 से जब मैंने इसको किया है मल्टीप्लाई इसको वन करने के लिए, तो जिस जगह पे चेंज लाने के मैंने किया है बेसिकली उसी जगह पे मैं यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल लगाऊंगा। जैसे यहाँ पे 1/6 है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लगाऊंगा तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब
मैंने यहाँ पे जीरो बनाने हैं, ठीक है। जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा, पहली रो को -9 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दूंगा, पहली रो को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं -9 से मल्टीप्लाई करके जीरो लाया हूँ, तो इसका नेगेटिव, -9 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -9 का नेगेटिव बन जाएगा +9, तो वो मैंने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जीरो लाने के लिए मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, तो -3 का नेगेटिव बनेगा 3, वो मैंने यहाँ पे लिख देना। बाकी किसी जगह पे मैंने कोई चेंज नहीं करनी, जिस जगह पे मैं 10 बना रहा हूँ उसी जगह के अंदर मैंने यहाँ पे चेंज करनी है अपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। बाकी उसी रो में बाकी जगह चेंज नहीं करना। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो सेंटर में 2 है ना, इसको 1 बनाना है, तो इसके लिए हम 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इसको 1/2 से डिवाइड किया, यहाँ पे तो हमने पूरी रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट साइड पे सिर्फ इस जगह के ऊपर 2 लेके आना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। 2 क्यों लेके आना है, इसका रेसिप्रोकल 2 है इसलिए ये लेके आना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको -8 से मल्टीप्लाई करके इस जगह ऐड करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा ना। सेकंड रो को -8 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करें तो ये जीरो बनेगा। अब यहाँ पे जीरो बनाया -8 से मल्टीप्लाई करके, तो इस जगह पे मैं 8 लिख दूंगा यहाँ के ऊपर, ठीक है। अब हमने लास्ट जो ऑपरेशन है उसमें क्या है कि ये 1 है बेसिकली, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, इस रो को हमने 0 0 1 ही रखना था रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, लीडिंग 1 ही बनाना है। तो हम बस वैसे ही एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कहते हैं कि मल्टीप्लायर 1 है थर्ड रो का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। आप पहले से यहाँ 1 लिख दें, स्टैटिक ना लगाएं, फिर आपको स्टेप की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टैटिक लगाया हुआ है तो आप ये स्टेप लिख दें, ठीक है। आप ये आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। नो एक्चुअल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड हेयर सिंस देयर इज ऑलरेडी लीडिंग 1 इन थर्ड रो। एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, एक फॉर्मल सी चीज़ है। अब ये जो चीज़ आई हमारे पास L, इसको हम पहले लिख देंगे, ये U है इसको हम बाद में लिख देंगे, ये फैक्टर्स बन गए हमारे A के, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, A को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में U में लेके जाते हैं, और ये अब एक सोल्यूशन ये भी है, ठीक है। और हर स्टेप में हम फिल करते हैं एंट्री ऑफ L इन अकॉर्डिंग विद द 4 स्टेप प्रोसीजर अबव, ठीक है। तो इसी तरह हम फिल करते जाएंगे, जो जैसे हमने ऊपर किया, तो हमारे पास ये सोल्यूशन जनरेट होता जाएगा, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक एलयू फैक्टराइजेशन इसकी इस मैट्रिक्स की निकालनी है। तो जितना हमारा इसका साइज होगा ना, उसकी रोज देखेंगे। फॉर एग्जांपल m मल्टीप्लाई बाय n है ना, तो m रोज देखेंगे और l बना देंगे m मल्टीप्लाई बाय m साइज का, ठीक है। अब ये कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इसकी 5 ही रोज होंगी और 5 इसके कॉलम्स होंगे, ऊपर सारे जीरो होंगे, डायगोनल में 1 होगा और नीचे सारे स्टार होंगे। अब हम क्या करते रहेंगे, पहली एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इसके नीचे सारे जीरो बनाएंगे। जो ऑपरेशन यहाँ पे 1 बनाने के लिए करेंगे उसका रेसिप्रोकल यहाँ कर देंगे, जो जीरो बनाने के लिए करेंगे उसका नेगेटिव यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है कि हम ये सारे एलिमेंट उठा उठा के इधर रख रहे हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ से मैंने इसको 1 बनाया ना, 2 को, तो मैंने 2 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, अब 2 को मैंने यहाँ से उठाया 1/2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब 6 को मैंने यहाँ से उठाया -6 रो 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके 6 मैंने यहाँ लिख दिया। 2 मैं यहाँ लिख दूंगा, 4 मैं यहाँ लिख दूंगा और -6 मैं यहाँ लिख दूंगा, ये जो तमाम एलिमेंट्स है। इसी तरह अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए मुझे जो ऑपरेशन करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा कि -1/9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो मैं चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा -9, रेसिप्रोकल उसका ये बन रहा होगा। और यहाँ पे मेरे पास तमाम ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, -7 -2 और 3। इस तरह मेरा ये जो जनरेट होता रहता है रिजल्ट, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हम डीकम्पोजिशन फाइंड करते हैं और एंड पे इस तरह फॉर A = LU लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी फाइंड किया, आप इसी तरीके को रखें, इस तरीके से आप डिकम्पोजिशन फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स है, आप इनको प्रैक्टिस करें, डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें ना, हमारे पास मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 5। हमने एल जो लेना है ना, वो लेना है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का, और उसी तरह हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते जाने। एंड में हमारे पास यू और एल की वैल्यूज आएंगी, उनको हमने इस तरह लिख देना है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन बाय एलयू डीकम्पोजिशन, कि हम इन्वर्जन कैसे कर सकते हैं एलयू डीकम्पोजिशन के जरिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास काफ़ी जो बेस्ट एल्गोरिज्म होते हैं वो एलयू डीकम्पोजिशन यूज़ कर रहे होते हैं मैट्रिक्स को इन्वर्ट करने के लिए। कैसे हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ए इनवर्स हमारा इसके बराबर है x1 x2 xn, ये इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं।
इट इज अननोन इनवर्स पार्टीशन इनटू कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, अब आई को हमने सपोज कर लिया इसके बराबर, ठीक है, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। देन एन मल्टीप्लाई दैट पार्टीशन इनटू कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, कॉलम वेक्टर्स में पार्टीशन कर दिया हमने आई को। द मैट्रिक्स इक्वेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ए इस तरह आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू जो यहाँ पे हमने सपोज की वो इधर आ गई, और आई की सपोज वैल्यू जो की थी वो इधर आ गई। अब ए एक्स वन ए एक्स टू ए एक्स एन इज इक्वल टू दिस हो गया। अब ए एक्स वन इज इक्वल टू ई वन हो जाएगा, ए एक्स टू इज इक्वल टू ई टू हो जाएगा, इस तरह अलग अलग से हो सकते हैं। अच्छा, अब as discussed above, this can be done by finding an LU decomposition of A. LU decomposition of A से हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन यूजिंग decomposition to solve each of the n system। फिर ये इसको भी अलग से सॉल्व कर लें, इसको भी अलग से कर लें, इसको भी अलग से कर लें, इस तरह हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स बाय एलयू फैक्टराइजेशन, एलयू फैक्टराइजेशन से लीनियर सिस्टम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ए हमारे पास एलयू के बराबर है, ए एक्स इज इक्वल टू बी भी है हमारे पास। तो अब हम क्या करें कि इस इक्वेशन के अंदर ना ए की वैल्यू पुट कर दें, वो बन जाएगी एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, और यू एक्स हम ऐसे ब्रैकेट्स लगा दें। अब यू एक्स को हम सपोज कर लें वाई के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी एल वाई इज इक्वल टू बी और यू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम इसमें से ना देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू कम जिस इक्वेशन में अननोन है ना, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल हमें u भी पता है, x भी पता है, तो हम y फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमें l पता है, b पता है, तो फिर हम यहाँ पे y फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे हमने कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है, किसके अंदर हमारे पास कम अननोन्स है। ठीक है, तो जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप फर्स्ट सॉल्व करें एल वाई इज इक्वल टू बी, और देन सॉल्व करें यू एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एक्स। ईच इक्वेशन इज इजी टू सॉल्व बिकॉज एल एंड यू आर ट्रायंगुलर। जो ट्रायंगुलर होते हैं ना वो इजी होते हैं, क्योंकि उनमें ऊपर वाली साइड तो सारी जीरो ही होती है ना, तो उनको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। इसको आगे देखते हैं, प्रोसीजर क्या होगा कि री राइट द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी एज एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, और एल यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे जो हमने तरीका देखा है उसके लिहाज से। ठीक है, फिर हम यू एक्स इज इक्वल टू वाई कैलकुलेट करेंगे, एल वाई इज इक्वल टू बी कर देंगे, और सॉल्व करेंगे फॉर वाई, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और वाई को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, यू एक्स इज इक्वल टू वाई के अंदर। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स के लिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। इस प्रोसीजर को कहते हैं एल यू डिकम्पोजिशन फॉर सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम्स। ऑल्दो एल यू कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग सिंगल सिस्टम एक्स इज इक्वल टू इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग टू सिस्टम। हमने काम बढ़ा दिया, दो इक्वेशन ले आए, लेकिन दिस सिस्टम्स आर इजी टू सॉल्व बिकॉज देयर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आर ट्रायंगुलर। इजी टू सॉल्व है क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, आधी चीज़ें तो वैसी जीरो होती हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर ए की वैल्यू निकालें तो बनती है 2 - 3 4 6 - 8 9 2 0 2, ये सारे कोफिशिएंट बनते हैं। ये ए की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू इसके अंदर बनती है x1 x2 और x3। ठीक है, और हमारे पास जो b की वैल्यू बनती है वो बनती है 2 2 3। ठीक है, अब ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, a से l और u निकालने की कोशिश करते हैं। l को हमने सपोज कर लिया इसके बराबर, अब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमने सारी। अब इसको एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे, वो u होगा हमारा। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में लेके आए, वो हमारा u बन गया, और यहाँ पे हमारा ये l बन गया। ठीक है, अब हम लिख देंगे a इज इक्वल टू एल यू। हमारे पास a की वैल्यू भी है, l की वैल्यू भी है, और u की वैल्यू भी है। अब हम इस सिस्टम को लिखेंगे एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये सिस्टम आ गया। अब यू एक्स को हमने y के इक्वल सपोज किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वाई लिख देते हैं, और ये वैल्यूज को, और हम लिख देते हैं एल वाई इज इक्वल टू बी। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2y1 इज इक्वल टू 2 आएगा, -3 प्लस y1 प्लस 0y3 इज इक्वल टू 2 आएगा, और 4y1 -3y2 प्लस 7y3 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन बनेंगी, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। अब देखें ना, y1 की वैल्यू हमारे पास पहले आ रही है, फिर y1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y2 की उसके बाद आ रही है, फिर y3 की वैल्यू उसके बाद आ रही है, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये सिस्टम यूज हो सकता है जो बैक सब्स्टिट्यूशन से सिमिलर है, जिसको क्या कहते हैं कि टॉप डाउन में हम सॉल्व कर रहे हैं, y1 से सॉल्व करना शुरू करें, इसको कहते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर हम ऐसे करते हैं ना कि y3 के पास वैल्यू हमारे पास पहले आ जाती, फिर y2 की आती, फिर y1 की आती, तो इसको कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे अब एग्जांपल है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी है।
ठीक है, अब ए की वैल्यू भी है हमारे पास, एक्स हमने फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू भी है। तो एक्स की जो हमारे पास वैल्यूज आए, सॉरी, ये हमारे पास है u ऑफ x इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू हमें मिल गई ऊपर, ये u की वैल्यू है हमारे पास, ये x की वैल्यू है हमारे पास, और ये y की वैल्यूज है जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो हमारे पास फिर से इक्वेशंस बन जाएंगी, सिस्टम एक बन जाएगा इक्वेशंस का। अब हमारे पास देखें x3 की वैल्यू पहले आई, फिर उसके बाद x2 की वैल्यू निकल रही है, फिर x1 की दिख रही है, तो इसको कहते हैं बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पे हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये आ गया, एल हमारे पास ये आ गया, यू हमारे पास ये आ गया, ये हमने वेरीफाई कर दिया। सो दिस इज एल यू फैक्टराइजेशन ऑफ ए टू सॉल्व ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू उन्होंने हमें ये दे दी है। ठीक है, तो हमने वेरीफाई करना है इस चीज़ को कि क्या ये ए इस एल यू के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज हम कहते हैं एल वाई इज इक्वल टू बी नीड्स ओनली 6 मल्टीप्लीकेशन एंड 6 एडिशंस। इसमें 6 मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेगी, 6 एडिशंस करनी पड़ेगी। कैसे कि हम जो हर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, एक को इससे मल्टीप्लाई किया, एक को इससे मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली एक दो तीन, तीन मल्टीप्लीकेशन ये हो गई, एक दो, और दो एडिशन ये हो गई। इसी तरह टोटल अगर हम देखेंगे ना, जो फिर इस कॉलम को करेंगे फिर इसको करेंगे, टोटल हमारे पास 6 मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, 6 ही एडिशन बन जाएगी। तो ये कॉलम 5 में क्योंकि अरिथमेटिक खाली हो रही होगी, क्योंकि बाकी तो वैसे ही हमारे पास जीरो ईच पावर आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय चॉइस ऑफ रो ऑपरेशंस। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये है एल बी, ठीक है, ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई, हमारे पास B की वैल्यू आ गई। अब कॉलम 5 में ये अरिथमेटिक है, बाकी तमाम तो जीरो वैसे ही जनरेट हो रहे हैं ना, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो फॉर y यू एक्स इज इक्वल टू वाई, द बैकवर्ड फेज ऑफ नो रिडक्शन रिक्वायर 4 डिवीजन। अब ये हमारे पास ना आगे फार्मूला बताया किसको कितनी डिवीजन चाहिए, कितनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, कितनी एडिशंस चाहिए। फॉर इंस्टेंट क्रिएटिंग जीरो कॉलम 4 ऑफ यू वाई रिक्वायर 1 डिवीजन इन रो 4 3 एडिशन पेयर्स टू ऐड मल्टीपल्स ऑफ रो 4 टू रो अबव। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अब u है, y है, ठीक है, अब इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें कितने मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी, वो हम करने से हमें पता चलेगा, उन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया, तो उसके लिए अभी ये फार्मूला बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने फाइंड करना है x, इसके लिए हमें 28 अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, या इनको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस भी कहते हैं, फ्लॉप्स, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग एल एंड यू। एल एंड यू तो अलग फाइंड करना है, सिर्फ x फाइंड करने के लिए इतने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ऐड करना सारों को। जबकि रो रिडक्शन ए बी को आई एक्स अगर कर दे तो 62 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे हमें, रो रिडक्शन अगर इसकी करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट अगर हम उस सिस्टम से करते हैं ना, यू एक्स इज इक्वल टू वाई वाले सिस्टम से, तो हमें 28 ऑपरेशन करने पड़े हैं, और पहले अगर उसके तरीके से करते ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते, साथ एक्स निकालते हैं, तो 62 करने पड़ते। इसका मतलब सिस्टम तो हमने दो जनरेट कर दिए, लेकिन ऑपरेशन हमारे कम करने पड़ रहे हैं। न्यूमेरिकल वर्ड्स क्या है कि फॉलोइंग ऑपरेशन काउंट्स अप्लाई टू एन एन मल्टीप्लाई बाय एन डेंस मैट्रिक्स ए। ये जो ऑपरेशन काउंट्स होते हैं ना, ये डेंस मैट्रिक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। डेंस मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ज्यादा नॉन जीरो वैल्यूज होती है, मोस्ट एंट्रीज नॉन जीरो फॉर एन मॉडरेटेड लार्ज, फॉर एग्जांपल एन 30 से बड़ा है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एलयू फैक्टराइजेशन ऑफ ए टेक्स अबाउट 2n³ बाय 3 फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस अबाउट सेम एज रो रिडक्शन, वेयर एज फाइंडिंग ए इनवर्स रिक्वायर्स अबाउट 2n³ फ्लॉप्स। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने एल यू फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करनी है, तो हमें इतने स्टेप्स करने पड़ते हैं। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 और यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 2 16 बाई 3। इतने ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे एल यू कैलकुलेट करने के लिए, और इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए 2n³ करने पड़ेंगे। एल वाई इज इक्वल टू बी और यू एक्स वाई अगर करें तो 2n स्केयर करने पड़ेंगे। देखिए ना, क्यूब से n स्केयर पे बात आ गई, क्योंकि n मल्टीप्लाई बाय ट्रायंगुलर सिस्टम है, और ये n स्केयर फ्लॉप्स पे सॉल्व हो सकता है। इसका मतलब कि इस सिस्टम में हमें कम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी अगर ए इनवर्स से करें तो हमें 2n स्केयर फ्लॉप्स करने पड़ते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमारा जो है ना वो एक्यूरेट नहीं हो सकता जैसे एल यू से हुआ है, बिकॉज ऑफ द राउंड ऑफ एरर व्हेन कंप्यूटिंग बोथ ए इनवर्स एंड ए। अगर ए स्पार्स है यानी ज्यादा उसमें जीरो है, देन एल यू मे बी स्पार्स, एल यू और यू भी स्पार्स होंगे। वेयर एज
ए इनवर्स इज लाइकली टू बी डेंस, लेकिन उसका अब खुद वो जीरो है ज़्यादा, लेकिन जब उसका इनवर्स निकालेंगे तो ज़्यादा नॉन जीरो एंट्रीज आ जाएंगी। इन दिस केस द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी विद एन एल यू फैक्टराइजेशन इज मच फास्टर देन यूजिंग ए इनवर्स। तो बस ये अपने नए तरीके की तारीफें करना चाह रहे हैं इस सारे टेक्स्ट के अंदर कि जो ए एक्स इज इक्वल टू बी और यू वाला जो यू एक्स इज इक्वल टू वाई वाला फार्मूला है, उसमें वो कह रहे हैं कि कम ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ज़्यादा एंट्री जीरो होती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है गॉसियन एलिमिनेशन परफॉर्म्ड एज एन एलयू डिकम्पोजिशन। गॉसियन एलिमिनेशन वही होती थी जो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब इसको हम थोड़ा एलयू डिकम्पोजिशन के साथ रिलेट करते हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी और एक है एक्स। ठीक है, अब एलयू डिकम्पोजिशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की करेंगे तो हम फैक्टराइजेशन हमने डिस्कस नहीं की कैसे ड्राइव होती है, लेकिन हमने एक वेक्टर निकाल दिया y बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऊपर वाली एग्जांपल हमने दी है और उसमें y ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब हम प्रोसीजर जो डिस्कस किया था उससे एलयू डिकम्पोजिशन करेंगे और वेक्टर y के ऊपर रो ऑपरेशन करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर फॉर c। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए आ गया और बी भी हमने साथ अटैच कर दिया इसके, और यहाँ पे हमने ले लिया एल। अब इसको हम एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में जो एल क्रिएट होगा ये b से y बन जाएगा, ये u बन जाएगा और ये l बन जाएगा। ठीक है, अब these results agree with those example है, so we have found a LU decomposition of coefficient vector simultaneously have completed the following substitution required to find y। इसका मतलब है कि हमें जो पहले हम अलग से y कैलकुलेट कर रहे थे वो अगर हम a के साथ अटैच करके लिख दें ना b को, तो हम डायरेक्ट ही उसी स्टेप्स में y भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें अलग से y कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। All that remains to solve the given system is to solve the system ux is equal to y by back substitution the computation performed in example 5। ठीक है, अब आप ux इज इक्वल टू y को सॉल्व करना रह गया, वरना y की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब y की वैल्यू यहाँ लिखें, u की वैल्यू ये आ गई है, u की वैल्यू यहाँ लिखें। अब x हमने सॉल्व करना जो कि बैक सब्सटीट्यूशन से सॉल्व होगा, जो पहले ही एग्जाम्पल में सॉल्व करके आपको दिखा चुके हैं। बैक्टीरिया फैक्टराइजेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी होती है कि हमारे पास क्या होता है कि एक बॉक्स है फिगर जो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट को, इसकी इनपुट और आउटपुट है। इनपुट वोल्टेज हमारे पास आ रही है V1I1 और आउटपुट आ रही है V2I2। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या हो रही है, हम इनपुट दे रहे हैं V1I1 और आउटपुट जा रही है V2I2। देयर इज अ मैट्रिक्स ए कॉल्ड ट्रांसफर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होता है ट्रांसफर मैट्रिक्स जो ए को मल्टीप्लाई करते हैं ना V1I1 के साथ, तो V2I2 आ जाता है। यानी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स जो होती है वो ए एक्स के बराबर होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये सर्किट दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर ये लैडर नेटवर्क है जहाँ पे दो सर्किट है, ज़्यादा भी हो सकते हैं ना एक सीरीज के अंदर। तो आउटपुट ऑफ वन सर्किट बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट सर्किट। एक आउटपुट निकलेगा ना इससे, आगे एक और सर्किट लगेगा उसका वो इनपुट बन रहा होगा ये। ठीक है, और उसका आउटपुट आगे जनरेट हो रहा होगा I3 और V3। ठीक है, राइट सर्किट इज शंट सर्किट। जो राइट वाला सर्किट है उसको हम बोल रहे हैं शंट सर्किट विद रेजिस्टेंस R2, उसकी रेजिस्टेंस R2 है। यूजिंग ओहम लॉज एंड क्रीचफ्स, ओहम लॉ और क्रीचफ को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो मैट्रिसेस आते हैं वो ये आते हैं कि ट्रांसफर मैट्रिक्स ऑफ सीरीज सर्किट हमारा ये बनेगा 1 0 माइनस R1 और 1, और शंट सर्किट का ये बनेगा 1 0 माइनस 1 बाय R2 और 1। इसको बेशक आप रट्टा लगा लें, ये क्या है सारा 1 1 0 और माइनस R1, ये क्या है 1 1 0 ऊपर और माइनस 1 बाय R2। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमें गिवन है, इसके अंदर हमने कंप्यूट करना है ट्रांसफर मैट्रिक्स। ठीक है, अबव फिगर का, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हम सपोज करेंगे A1 टू ट्रांसफर मैट्रिसेस है। ठीक है, सीरीज सर्किट के एक A1 पहले का है, A2 दूसरे का है। ठीक है, देन एन इनपुट वेक्टर x ट्रांसफर फर्स्ट टू A1x, पहले वो ट्रांसफर होगा A1x में, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा A2 इंटू A1x। ठीक है, जब इसके ऊपर A2 लगेगा ना फिर ये A2 A1x बन जाएगा। ठीक है, सीरीज कनेक्शन सर्किट कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नोट द ऑर्डर। फिर क्या बनेगा, A2 पहले आ जाएगा, फिर A1 बाद में आ जाएगा, और ये हमारे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, और साथ में x लिख देंगे तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। x नहीं लिखेंगे तो ये वो ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। सेकंड हमारे पास क्या है कि डिजाइन अ लैडर नेटवर्क ट्रांसफर मैट्रिक्स इज दिस। ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसका ट्रांसफर मैट्रिक्स दिस ये इसके बराबर हो। तो हम क्या करें, इन तमाम वैल्यूज को इस मैट्रिक्स के बराबर लिख दें। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें। ठीक है, कंपेयर करेंगे ना तो हमें वो वैल्यूज आ जाएंगी R1 R2 की कि कितनी उसके अंदर रेजिस्टेंस हमने ऐड करनी है। ठीक है,
तो हमने जब रिलेट किया तो हमारे पास ये 1/r2.5 ओहम के बराबर आ गई और R2 2 ओहम्स के बराबर बन गई। और नेटवर्क जो है उसका डिजायर्ड नेटवर्क जो मैट्रिक्स था वो हमें मिल गया। तो नेटवर्क ट्रांसफर मैट्रिक्स जो होते हैं समराइज करते होते हैं इनपुट आउटपुट बिहेवियर को। और विदाउट रेफरेंस टू इंटीरियर सर्किट्स, हमें इंटीरियर सर्किट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिजिकली बिल्ड अ नेटवर्क स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंटीरियर, जब हमने कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से करना हो ना नेटवर्क बिल्ड, तो इंजीनियर क्या करता है, ये चेक करता है ट्रांसफर मैट्रिक्स बना के कि यह कंस्ट्रक्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। फिर इंजीनियर फैक्टर करता है ट्रांसफर मैट्रिक्स को इनटू स्मॉलर सर्किट, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता है ताकि छोटे सर्किट बना ले। और फिर देख लेता है कि वो छोटे सर्किट क्या पहले से मार्केट में अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उनको ही इस्तेमाल कर लेता है। कॉमन केस में क्या होता है, अल्टरनेटेड सर्किट यूज हो रहे होते हैं। एंट्रीज इन द ट्रांसफर आर यूजुअली रैशनल कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शंस। अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ मिनिमम रियलाइजेशन यूजिंग स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। उसको सिंपल से सिंपल करने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम सर्किट्स इस्तेमाल हो और जो हमारा रिजल्ट है वो कम से कम जनरेट हो जाए। ये जैसे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में भी हमने ये थोड़ी बहुत चीज़ें पहले कभी आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।